डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड साइंस सेकंड का पहला यूनिट देखने जा रहे हैं, डेट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आपने 9th स्टैंडर्ड में इस यूनिट का एक पहला पार्ट जो है स्टडी कर चुका है, जिसका टाइटल था हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी एंड हेरिडिटिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है और हम इस टाइम पे भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटिकल चेंजेस। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप प्रोटीन सिंथेसिस क्या है ये पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, कौन से स्टेप्स में होता है, विच स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हम इसमें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इसे। इसके बाद स्टूडेंट्स इवोल्यूशंस पढ़ेंगे हम इसमें। इवोल्यूशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से जो है हुआ है और हो रहा है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस को हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, स्पेशली डार्विन्स ने जो है प्रूफ ऑफ एवोल्यूशंस जो है कलेक्ट किए और उसको हम एविडेंस के स्टडी ऑफ एविडेंस में हम पढ़ेंगे उसको। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स ने जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी दिया है, इस थ्योरी को हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के साथ साथ इवोल्यूशन पर लेमार्क ने भी काम किया है और बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किए हैं। स्पीसीएशन क्या होता है, स्पीसीज का बनना क्या है, स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है, स्पीसीज किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और फाइनली स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशंस की भी एक हिस्ट्री है, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है और ह्यूमन इवोल्यूशन जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है इसकी स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले देयर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन अंडर कैन यू रिकॉल। स्टूडेंट्स, ये जो रिकॉल के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए? टॉपिक को समझने के लिए, आने वाले टॉपिक को समझने के लिए हमारे प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है और प्रीवियस नॉलेज से जो करंट टॉपिक है उसकी एक कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए, उसकी कनेक्टिंग लिंक के लिए जो है ये क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए पहला क्वेश्चंस क्या है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है दैट इज विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सेल पढ़ा है, सेल के कंपोनेंट पढ़े हैं, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। तो उसमें आपने देखा है कि एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ये न्यूक्लियस जो है इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट्स। इसको हमको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम, डीएनए और जीन होते हैं, उस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेलुलर न्यूक्लियस रहता है उसमें जो है हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है स्टूडेंट्स, वो है डीएनए। डीएनए जो है हम देखते हैं कि इसमें एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका। और ये डीएनए जो है इसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या ये डीएनए जो है हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जेनेटिक मटेरियल हमारा कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल हमारा ये कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसके बारे में आपने इसका डीएनए का मॉलिक्यूल क्या होता है, डीएनए की दरियाफ्त किसने किया है, डीएनए जो है सर वाटसन और क्रिक ने इसको जो है डिस्कवर किया है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब हमने डिटेल में डीएनए के तारुफ से पढ़ा है। तो डीएनए जो है वो मेन हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है।
ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज what do we call to the process of transfer of physical and mental character from parent to progenies? प्रोजेनी कह लीजिए या ऑफ स्प्रिंग कह लीजिए या चाइल्ड कह लीजिए, ठीक है, या न्यू बेबी कह लीजिए, यहाँ ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? For the production of the young ones, for the production of the progenies, for the development of the new baby, new children. Okay, students? तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के जरिए से ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफर होता है, डीएनए क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, और ये डीएनए क्रोमोसोम जो है कैरी करते हैं जीन, और ये जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो हम वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इन द लैंग्वेज ऑफ द जेनेटिक्स दैट टर्म इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। हम उसे हेरिडिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनिस, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ये जो होता है इनहेरिटेंस जो होता है, ये हेरिडिटी जो होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स। ये है। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसे मेंडल्स ने कैरेक्टर भी कहा, ट्रेड्स भी कहा, फैक्टर्स भी कहा, फिर बाद में जॉनसन ने जो है स्टडी ऑफ जीन किया तो उसके बाद में उसको जीन भी कहा जाने लगा। मींस जीन इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। अब ये क्या होता है? हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफर किए जाते हैं जीन के जरिए से, और इसका जरिया बनता है रिप्रोडक्शन। क्या बनता है? रिप्रोडक्शन। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स वो क्या है? दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। आपने डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स क्या है? तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक पहला कंपोनेंट होता है 5 कार्बन शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा होता है स्टूडेंट्स फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसका वो होता है नाइट्रोजन बेसिस। तो ये स्ट्रक्चर को आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन पेंटोस शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, इसलिए इसका नाम रखा है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, और डीएनए और नाइट्रोजन जो है बेसिस इसमें होते हैं। हमने स्टडी की है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस इन द डीएनए ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन इज थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यस एडेनिन। तो जो एडेनिन होता है इट ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन। थाइमिन जो होता है ये हमेशा जो है एडेनिन से पेयर करता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। इसी तरह से साइटोसिन जो होता है ये गुआनिन से पेयर करता है, और गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन से। ये एडेनिन और साइटोसिन, गुआनिन और जो है हम देखते हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन जो है ये जो पेयर करते हैं जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन असास कहलाते हैं, तो ये नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं। इन्हें हम प्यूरिन्स और पिरिमाइडिन्स भी कहते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं उन्हें हम थाइमिन और एडेनिन कहते हैं, और जो प्यूरिन्स होते हैं उन्हें हम साइटोसिन और गुआनिन कहते हैं। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेसिस, दूसरा जो इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, तीसरा
5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है मिलकर ये तीनों भी जो है एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और ऐसे एक स्ट्रिप पर जो है डीएनए के एक स्ट्रैंड पर मिलियन बिलियन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से पेयर करते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ डीएनए के ताल्लुक से। तो 3 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। पहले क्वेश्चंस में हेरिडिटी कैरेक्टर कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि वो प्रोसेस जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर के लिए पेरेंट से प्रोजेनिस में जो है ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे अपन हेरिडिटी कहते हैं। और ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। और डीएनए के 3 जो कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर हम उसे कहते हैं, नाइट्रोजन बेसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, तीसरा जो है फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो हमें जानना जरूरी था। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी एक्चुअल में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्यों है? दरअसल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये इनकी एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। वो कैरेक्टर ट्रांसफर करने का जो जरिया है, मैंने बताया आपको, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या एक्सचेंज होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ द जीन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीन क्या है? यूनिट ऑफ द हेरिडिटी है। मींस दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द या ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो दी गई है, तो इट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी जो है हम जो है जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स इज द मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, इसके पायोनियर जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल्स है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। 1886 तक जो है इन्होंने काम किया है और बायोलॉजी को एक नई ब्रांच दी है। उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को हम पायोनियर या फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है पी प्लांट लेकर। लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं, पाइसम सटाइवम इज यूज to study the rules of inheritance and the heredity in the organism। पाइसम सटाइवम की स्टडी की उन्होंने पी प्लांट्स की, और मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब जो लॉज उन्होंने दिए हैं और इस पर जो है भरपूर स्टडी की है। और हमें जो है 3 लॉज भी दिए हैं और जो है कुछ जो है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे की जाती है ये भी समझाया है। तो ये आप 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं किस तरह से जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल्स ने जो है जेनेटिक्स के अंदर जो है हेल्प किए। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के पायोनियर हम किसे कहते हैं? यस, हु इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स? जॉन ग्रेगर मेंडल्स। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मेंडल्स को कहते हैं। मेंडल्स वाज द पर्सन हु इज बायोलॉजी, ही वाज द प्रीस्ट इन द चर्च। वो चर्च में एक फादर था, उसने चर्च के ही जो है पीछे गार्डन में जो है स्टडी की है और इसके लॉस को फॉर्मुलेट किया है। जॉन ग्रेगर मेंडल इसे कहते हैं हम। स्टूडेंट्स इसके बाद ये हुआ कि बहुत सारी स्टडीज हुई, लेकिन धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि मेंडल्स ने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि वेरिएशंस कैसे आते हैं और यूजफुल वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो इसकी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए उसी टाइम पे 1901 के अंदर हम देखते हैं कि एक थ्योरी आती है, म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं हम उसे, या म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ डी ह्यूगो वेरीज भी कहते हैं। ह्यूगो डी वेरीज जो है ये भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट गुजरे हैं, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशनिस्ट गुजरे हैं। इन्होंने इवोल्यूशन के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ह्यूगो डी वेरीज, इनकी जो थ्योरी थी म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ जो है ह्यूगो डी वेरीज हम उसे कहते हैं, या इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो वेरिएशंस आते हैं इट इज ड्यू टू द म्यूटेशंस। म्यूटेशन भी एक जो है नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सडन चेंज इन द जेनेटिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। जो भी जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जेनेटिकल कैरेक्टर्स के अंदर,
जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को ही जो है, और उनके वजह से जो वेरिएशंस होते हैं उसी को जो है म्यूटेशंस कहते हैं। ये 1886 तक जो है ये मामला चला है, और जो है स्टडी ऑफ जो है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो है बढ़ते गया है। इसके बाद जो है 1902 के अंदर वॉल्टर और सूटॉन करके इन्होंने जो है स्पेशली जो है ग्रास ऊपर के अंदर जो है ऑब्जर्व किया है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के पेयर को इन्होंने ऑब्जर्व किया है। ग्रास ऊपर जो है टिड्डा, ग्रीन टिड्डा आता है, उसके अंदर इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया है। जब तक जो है क्रोमोसोम जो है वो स्टडी नहीं किए गए थे कि क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन होती है, तो मेंडल्स ने तो इसको जस्ट फैक्टर्स कहा था कि द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या वो फैक्टर जो कैरेक्टर बायोलॉजिकल कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, मेंडल्स ने उसको सिर्फ फैक्टर्स कहा था। ये तो जॉनसन ने जो है 1940 में आई थिंक ही कॉल्ड दैट फैक्टर एज ए जीन, उसने जीन कहा था। तो हिगो डी वेरीज के बाद जो है वॉल्टर और सूटॉन ने जो है क्रोमोसोम की स्टडी की है, और उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। उन्होंने प्रूफ किया है कि दैट इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जीन, उसने उसको जीन कहा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स बाय वॉल्टर एंड सूटॉन इन 1902, ये एक चीज समझ में आ गई लोगों के कि जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ तक जो है लोगों को क्रोमोसोम क्या होता है ये नहीं मालूम था। क्रोमोसोम्स ये वर्ड जो है ये स्ट्रॉसबर्गर ने दिया है। क्रोम कहते हैं कलर्ड को, जोम्स कहते हैं बॉडी को, कलर्ड बॉडीज। तो ठीक है, इसकी फाइंडिंग हुई है सूटॉन और वॉल्टर के जरिए से ग्राफ्स ऊपर के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 साइंटिस्ट जो 1944 के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये थे ट्रायोस कहते हैं उनको, यानी टीम। ये थे साइंटिस्ट ऑस्टवाल्ड एवरी, ठीक है, ऑस्वाल्ड एवरी, आप देखेंगे ऑस्वाल्ड एवरी, मैकलिन मैककर्टी, ये दूसरे, ठीक है, और तीसरे कोलिन मैकलियोड। ये 3 जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट वायरस, वायरस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए नहीं होता है, बल्कि जितने भी लिविंग सेल्स है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट except the virus all living organism cell have genetic material that is, yes, that is what, that is DNA। वो DNA कहलाता है, क्या कहलाता है, DNA। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि DNA जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये 3 साइंटिस्ट की स्टडी हुई इसके ऊपर। सबसे पहले वो साइंटिस्ट में 3 कौन कौन है, ऑस्टवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककर्टी, कोलिन मैकलियोड। ये तीनों भी साइंटिस्ट ने जो है बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस ट्रायो साइंटिस्ट। यस, याद है स्टूडेंट्स? यस। वायरस में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो फिर वायरस में क्या होता है? तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है वायरस के अंदर, रिट्रो वायरस कहते हैं हम उन्हें, ये आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, इसी तरह से इसकी बात जो है हम देखते हैं कि ये जो हेरिडिटरी चेंजेस जो हुए या स्टडी ऑफ हेरिडिटी जो हुई है ये आगे बढ़ी है। और 1960 के अंदर स्टूडेंट्स, यस, फ्रेंच जेनेटिक्स, ठीक है, फ्रेंच जेनेटिक्स जो थे फ्रांकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड, ये दोनों भी याद रखिए इसको आप, जैकब मोनार्ड, ठीक है, और दूसरे कौन है, फ्रांकोइस जैकब, ये याद रखिए दोनों भी टर्म, आप दोनों भी साइंटिस्ट के नाम याद रखिए, जैकब मोनार्ड और फ्रांकोइस, यस, मोनार्ड, दोनों भी याद रखिए आप, जैकब। तो दोनों भी याद रखिए। इन्होंने क्या किए कि प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल पेश किया है, मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि डीएनए के जरिए से प्रोटीन की तैयारी कैसे होती है, इसका जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर इन्होंने एक मॉडल पेश किया है, ठीक है, जिसके जरिए से इनको बड़ी हेल्प हुई है क्या मालूम करने के लिए
कि जेनेटिकल जो कोड होते हैं, जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मैप है। मैप किस चीज का मैप है? इट इज द मैप ऑफ योर कैरेक्टर्स, इट इज द मैप ऑफ योर लाइफ पैटर्न, इट इज द मैप ऑफ योर लाइफ हिस्ट्री। यस, तो इसलिए मैपिंग ऑफ जीन जो है ये बहुत जरूरी है। तो यही जो है डीएनए जो है हमारा जो मैप है हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ प्रोसेस का, तो इसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जिसको जो है ये जो फ्रेंच जो जेनेटिस्ट थे, माहिरीन जेनेटिक्स जो थे, जैकब फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनार्ड, इन्होंने मॉडल पेश किया एक प्रोटीन सिंथेसिस का, और उस मॉडल के ज़रिए से जो है उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें अनकवर हुई, उनकी बहुत सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि उन्होंने पर्दा उठाया है। क्या? जेनेटिक कोड्स के ऊपर जो है हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, हरगोविंद खुराना सर जो है, इन्होंने भी जेनेटिक कोड की दरियाफ्त की है, डिस्कवरी की है, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? यस, इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ के साइंटिस्ट का रहा है। लेकिन हम इनका जो है देखते हैं कि इन्होंने जो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो हिडन होते हैं, उनको अनकवर करने की कोशिश की है। इसके बाद जो है जैसी जैसी स्टडी वास्ट होती गई है स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसका भी स्कोप बढ़ता गया है, इसकी भी जो है ब्रांचेस बढ़ती गई हैं। अभी आप देखेंगे लेटेस्ट ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो है वास्ट ब्रांचेस जो है इसकी हो गई है, जिसमें हम जिसके एक एक ब्रांच को उतना ही स्कोप है जितना जेनेटिक्स को स्कोप है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक नई जो है ब्रांच या नया हम जो बोलते हैं डिसिप्लिन इसमें आ गया है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल बोथ दिस ब्रांच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टडी ऑफ हार्ट। देखते हैं हम कि आज इसके वजह से जितने भी मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं कि जेनेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सब जो है इसी के वजह से हो रहा है। मॉडिफाइड क्रॉप बोलो आप, या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बोलो, या जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल्स बोलो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलो, या सैरोगेसी बोलो, या आईवीएफ बोलो, इन विट्रियल फर्टिलाइजेशन, जितने भी चीज़ें हैं आप इसको बहुत वास्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप इस टेक्निक के ज़रिए से या इस स्टडी ऑफ हेरिडिटी के ज़रिए से आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है डायग्नोस कर सकते हैं आप। हम जो है बहुत सारी डिसीजेस का डायग्नोस इसकी मदद से कर रहे हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, पॉलीजेनेटिकल डिसऑर्डर, मोनोजेनेटिकल डिसऑर्डर, जितने भी ये जो बीमारियां हैं इसकी जो डायग्नोस हो रही है, या फिर बहुत सारे जो है वायरल और बैक्टीरियल डिसीजेज जो होती है, इनकी जो डायग्नोस हो रही है वो हम जो है डायग्नोस जो हो रहे हैं इसी हेरिडिटी की वजह से करते हैं। इसी तरह से ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, वो भी इसी की मदद से कर रहे हैं हम, यही ब्रांचेस की मदद से कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के जरिए से जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के जरिए से, एंथर कल्चर के जरिए से, क्लोनिंग के जरिए से बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज जो है हम जो है पढ़ेंगे। इसका स्कोप अभी आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसमें पढ़ेंगे कि इसका स्कोप क्या है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर जो है माइक्रोब्स का जो यूज़ है इसको हम पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन का स्कोप क्या है, बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल इसकी जो है एप्लीकेशंस है, इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हुआ एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट हेरिडिटी एंड हेरिडिकल चेंजेस। इसके बाद स्टूडेंट जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इट इज अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप जो है 12th में भी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, हम उसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, इस वीडियो को भी पूरा देखें, पॉइंट्स को नोट करें, और हमारे चैनल बायो साइंस वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए।